फिल्म की शुरुआत में कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ वर्कर एक खदान माइन के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनके साथ एक डॉक्टर भी होता है जो उन पर नजर रखता है। एक आदमी आकर डॉक्टर को बताता है कि काम के दौरान वर्कर को वहाँ कुछ रेडिएशन महसूस हुई है और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ यूरेनियम है, जिससे खुश होकर वो बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते काम के दौरान जमीन अंदर धंसने लगती है, यानी एक गुफा का रास्ता बन जाता है। डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस गुफा के अंदर यानी जमीन के नीचे जाता है। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल मिलता है। जब डॉक्टर उस पर ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आम कंकाल नहीं है, बल्कि असली में एक बहुत बड़ा जानवर है जो वहाँ सो रहा था और रोशनी पड़ते ही जिंदा हो गया था। फिर वो जानवर गुफा से निकलकर समुद्र की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से भूकंप, अर्थक्वेक के झटके उसके प्लांट तक आ रहे हैं। उसका वहाँ अपना एक प्लांट होता है और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और वो अपनी वाइफ और बेटे फोर्ड को लेकर वहां से निकलने लगता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अर्थक्वेक के ये झटके मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए जब तक हालात ठीक न हो तुम मेरी टीम के साथ मेरे प्लांट के पास ही रहो। फिर वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि सभी मशीन्स ऑफ कर दो क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दें। तभी वहां फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहां आ जाती है। वो वहां से भागने लगती है और चेंबर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनस गैस उनकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और गैस केबिन में पूरी तरह फैल चुकी होती है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर, इससे पहले कि गैस यहाँ तक आए, और न चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। इसके बाद वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई होती है। वो उससे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और रेडिएशन की वजह से वो पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड ये सब अपने स्कूल से देख रहा होता है। अब 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। फोर्ड बड़ा होकर एक फौजी बन चुका है और कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद घर वापस आया है। वो मैरिड होता है और तभी उसकी वाइफ के पास कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मदर की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है, पर वाइफ के कहने पर वो उन्हें मिलने जाता है और पुलिस से छुड़वाकर घर ले आता है। जब दोनों घर आते हैं तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे रेडिएशंस थीं और वही चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं, और वो इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह गया था जहां पुलिस ने जाने से मना किया था। वो बताता है कि उसके दोस्त ने वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है जहां से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, इसलिए मुझे वहां जाकर ये साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर हुआ ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था। फोर्ड भी अपने डैड के साथ वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां कोई पॉइजनस गैस या रेडिएशन नहीं है, पर पुलिस उन्हें फिर से पकड़कर ले जाती है। वहां वही डॉक्टर भी होता है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में था। वे सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो। साइंटिस्ट सब कुछ बता देता है और डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता होती। वहाँ एक बड़े पत्थर जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं कि अचानक वो पत्थर हिलने लगता है। वे लोग उस पर इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं जिससे वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रीचर बाहर निकल आता है। वो बहुत बड़ा होता है और लोगों पर बिजली जैसी चीज फेंकता है। वो क्रीचर केज से आजाद होकर प्लांट से बाहर निकल जाता है और उड़कर चला जाता है। अगले दिन कैप्टन आकर डॉक्टर को अपने साथ चलने को कहता है और डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है। हालांकि साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका होता है। वहाँ उनका हेड बताता है कि ये कोई आम क्रीचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशंस कम होती गईं, तो यह समुद्र की गहराइयों में चला गया था ताकि वहाँ से एनर्जी ले सके। वो बताता है कि हमारी कंपनी को भी इसे ढूंढने के लिए बनाया गया था और इसका नाम गॉडजिला था। यही वो एनिमल था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे, और वो यहाँ जापान के प्लांट में इसलिए आया क्योंकि उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी। इसी बीच साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। अचानक हेड के पास कॉल आती है कि समुद्र से अजीब रेडिएशंस आ रही हैं और वो क्रीचर वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब एनर्जी खा रहा है। वहाँ भेजे गए लोग देखते हैं कि समुद्र से एक और बहुत बड़ा डेंजर क्रीचर बाहर आ रहा है जो अब शहर में आ चुका है और सभी लोग डर रहे हैं। उसी वक्त गॉडजिला भी गुस्से से चिल्लाता हुआ वहाँ आ जाता है। अगले दिन
न्यूज आती है कि वो क्रीचर बचकर भाग गया है और समुद्र में जाकर और भी एनिमल्स को अपने साथ मिला रहा है। डॉक्टर की टीम मेंबर बताती है कि बहुत टाइम पहले उन्हें 2 एंडी मिले थे। एक एंडी का एनिमल तो जापान के प्लांट पर चला गया था, पर दूसरे एंडी का नहीं पता था कि वो कहाँ है और उसे सेफ जगह पर रखवाया गया था। जब वहाँ चेक करने भेजते हैं तो पता चलता है कि वो अंडा भी टूट चुका है और वो क्रीचर वहाँ से निकलकर तबाही मचा रहा है। रिसर्च करने पर पता चलता है कि पहला क्रीचर मेल था और ये दूसरा वाला फीमेल है। फोर्ड फौजी होने की वजह से आर्मी के साथ उन्हें रोकने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन कहता है कि हमें इन्हें एक डेंजरस बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। कैप्टन बोलता है कि इससे तो उन्हें और एनर्जी मिलेगी और वो और स्ट्रांग होंगे, पर हैड कहता है कि रिस्क तो लेना ही होगा। दोनों क्रीचर्स अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं और गॉडजिला भी उन्हें मारने के लिए वहां जा रहा होता है। आर्मी वो बॉम्ब एक बोट पर रखकर ले जाती है, पर मेल क्रीचर बोट पर अटैक करके बॉम्ब उठाकर ले जाता है। आर्मी का प्लान फेल हो जाता है और वे सोचते हैं कि अब गॉडजिला ही सबकी जान बचाएगा। वो क्रीचर्स शहर में तबाही मचा रहे होते हैं और गॉडजिला भी वहां आ जाता है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। शुरू में मेल क्रीचर से गॉडजिला आसानी से लड़ रहा होता है कि पीछे से फीमेल क्रीचर भी आ जाती है और दोनों मिलकर गॉडजिला पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ आर्मी को अंडरग्राउंड एक घोंसले में फीमेल क्रीचर के बहुत से अंडे मिलते हैं। आर्मी वहां बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और सभी एंडी ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रीचर अपने अंडे देखते हैं तो उन्हें फिक्र होती है और वे गॉडजिला को छोड़कर वहां भागते हैं। उस ब्लास्ट की रेडिएशन से गॉडजिला को और एनर्जी मिल जाती है और वो अपनी पावर यूज करके अपने मुंह से उन पर अटैक करता है। गॉडजिला मेल क्रीचर को मार देता है। ये देखकर फीमेल क्रीचर को गुस्सा आता है और वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है, पर गॉडजिला पीछे से आकर उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से सारी रेडिएशंस उसके अंदर डाल देता है, जिससे उसकी पेन से डेथ हो जाती है। फोर्ड जख्मी हालत में मिलता है और आर्मी उसे ले जाती है। अगले दिन गॉडजिला मरा हुआ नहीं लगता बल्कि थक कर लेटा होता है। वो उठता है और वापस समुद्र में चला जाता है क्योंकि उसकी दुश्मनी बस उन डेंजरस क्रीचर्स से थी। फोर्ड भी अपनी बाईवी और बेटे के पास चला जाता है और मूवी एंड हो जाती है।